नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 22 सितंबर 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ही। आज से दुर्गा पूजा भी शुरू है तो उसकी भी ढेर सारी माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना हुआ रहे। लेकिन एक छात्र के लिए हमेशा ही कर्म ही पूजा होता है, कर्म पर ध्यान दीजिए। माँ ठीक है, सेलिब्रेट कर लिया अंतिम अष्टमी, लेकिन पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई सही से कीजिएगा। मेंस के प्रिपरेशन सही तरीके से कीजिए। अगर आपका प्रीलिम में हो रहा है तब भी, नहीं हो रहा है तब भी मेंस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छे से मेंस को तैयार कीजिए। सभी करेंट अफेयर, जीएस सभी के टॉपिक पर जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे टॉपिक क्लियर नहीं होगा। टॉपिक को गहराई से पूछा जाता है पीटी एग्ज़ाम में भी, इसलिए सही रहेगा कि आप सभी टॉपिक को गहराई में पढ़ें। एक एक करके टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है आज। तो आज से जीएसटी में जो रिफॉर्म लागू किया गया है वो लागू हो जाएगा, जिसके तहत में बहुत ही भारी मात्रा में कई सारे चीज़ों के दाम कम होंगे, क्योंकि उस पर सरकार ने टैक्स को कम कर दिया है। इस टॉपिक को भी शॉर्ट में देखेंगे हम लोग, हालांकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना कम है। जीएसटी आपको पता ही होगा कि 2017 ईस्वी के 1 जुलाई से लागू किया गया था, 1 जुलाई से, और उसके 8 वर्षों के पश्चात से जीएसटी में रिफॉर्म किए गए और इसमें कर की दरों में कटौती किया गया। जैसे कार वगैरह, बाइक और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, उन पर भारी मात्रा में टैक्स में कटौती किया गया है। क्या इससे सरकार को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा सरकार को, इससे रेवेन्यू का नुकसान होगा बड़े स्तर पर। लेकिन जनता के पास जो पैसे बचेंगे अल्टीमेट वो बाद में जाकर के मार्केट में ही खर्च होता है, और इस तरीके से पूरा साइकिल बन करके सरकार के पास में फिर से वो टैक्स के रूप में वापस आ जाती है। टैक्स कम होने से, जीएसटी की दरों को कम करने से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो सकता है। लोग अधिक मात्रा में कार खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर एक पंच कार है, टाटा पंच जो आती है, अगर उसी का हम लोग उदाहरण लेंगे तो उसमें करीब 85,000 रुपये के उसके कॉस्ट में कमी देखी जाएगी। इसी प्रकार से अलग अलग कारों में 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक की कॉस्ट में कमी देखी जाएगी। तो अगर कॉस्ट में कमी होती, ऊपर से फेस्टिवल का सीजन शुरू हो रहा है आज से ही, तो उसमें आप मान करके चल सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। और मार्केट में डिमांड बढ़ने से क्या होगा, कंपनियां जो हैं वो अधिक मात्रा में बनाएंगी कारें और अधिक मात्रा में सामान बनाएंगी, जिससे क्या होगा, मार्केट में जॉब क्रिएट होगा। सरकार ने तो यही माना है, सरकार तो यही मान करके चल रही है कि अमेरिका की तरफ से जो लगातार दबाव आ रहा है उससे कैसे बचा जाए, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट किया जाए। इसके कारण से जीएसटी की दरों में भारी स्तर पर कटौती किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे न्यूज़ देखेंगे, जैसे वीज़ा को लेकर H1B वीज़ा जो है इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। हर दूसरे दिन ही भारतीय विदेश नीति के लिए कोई न कोई नकारात्मक न्यूज़ ही आता है कहीं से भी, और विदेश मंत्री तो आजकल न्यूज़पेपर में ढूंढने पर भी नहीं दिखेंगे आपको, कहीं पर भी नहीं दिखेंगे, पता नहीं कहाँ हैं। खैर, इसको भी देखेंगे हम लोग H1B वीज़ा को। शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। एक चीज़ और है, कल से 23 सितंबर से आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है। इसके टॉपिक दे दिए हैं ग्रुप में, कई सारे बच्चों ने पेमेंट किया हुआ है, उनको ऐड भी आज कर दूंगा, आज सभी को ऐड कर दूंगा जो 1-2 लोग बाकी हैं। बाकी जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़िएगा। टॉपिक वाइज, टारगेट वाइज, डे बाय डे का टारगेट, डे बाय डे का टॉपिक के अनुसार से आंसर राइटिंग शुरू होगा। एक टेस्ट ग्रुप में वीक में 2 बार टेस्ट होंगे, तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। डेली एक आपका रूटीन बन जाता है लिखने का, पढ़ने का, ग्रुप में जुड़ने और सामूहिकता में आ जाते हैं आप। अकेले अगर सेल्फ स्टडी कर रहे तो पता नहीं चल पाता है कौन क्या है, कितने लेवल पर हम हैं, तो आपको वो भी अंदाज़ा हो जाएगा। एक कंपटीशन की भावना भी आएगी जब बाकी बच्चों के आपसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इसलिए ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। पिछले साल जो बच्चे जुड़े थे उसमें से बहुत सारे बच्चों ने मेंस भी दिए हैं इस बार। देखिए H1B वीज़ा का क्या है, तो ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया कि नए वीज़ा जो अब इशू किए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसा नहीं बोला गया है कि जो पहले वीज़ा इशू किए गए थे या अगर कोई रिन्यू करवाने जा रहा है तो उनको भी ये फीस देना पड़ेगा, ये नहीं है। बल्कि अगर नया वीज़ा कोई लेना जाएगा तो पहले उसको 6 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, अब उसको लगभग में 88 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। जो प्राइस था $1,000 का प्राइस था H1B वीज़ा के लिए, उसको बढ़ा करके $1 लाख कर दिया गया है।
तो भारतीय रुपए में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 88 लाख रुपए का एक बार में भुगतान करना पड़ेगा अगर कोई H1B वीज़ा लेकर के अमेरिका जाना चाहता है तो 88 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दरअसल हमारे IT उद्योग पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका IT उद्योग को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होने की संभावनाएं हैं। देखते हैं कि करके कि पहले न्यूज़ क्या है, फिर H1B वीज़ा को देखेंगे। ट्रंप सरकार ने बोला है कि 60 गुना एक बार में ही बढ़ा दिया गया है और 21 सितंबर 2025 से लागू होने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों को अमेरिका लौटने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप अमेरिका से बाहर हैं तो तत्काल रूप से अमेरिका में वापस आ जाए, क्योंकि अगर आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर कर गया 21 सितंबर के बाद, आप अमेरिका के एयरपोर्ट से ही लौटा दिए जाएंगे। भले ही आपकी फैमिली अमेरिका में रह रही हो, आप उससे भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कंपनियों ने, वहाँ की जितनी कंपनियाँ थी जिन के पास H1B वीज़ा वाले एम्प्लॉय थे, उन सभी को तुरंत बुला लिया गया इमरजेंसी के तौर पर कि आप आ जाएं। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिकी नागरिकता और अप्रव्रजन सेवाओं के अनुसार अप्रैल सितंबर 2024 में 1.3 लाख H1B वीज़ा में से 24,776 भारतीय कंपनियों को मिले हैं। भारतीय मूल के टेक कंपनियां कुल वीज़ा का 20% हिस्सा लेती हैं और यहां से अपने एम्प्लॉय ले जाती हैं। H1B वीज़ा का उपयोग कौन करती हैं? तो भाई अमेजन करेगा, TCS करेगा। वो H1B वीज़ा अरेंज करती हैं और अपने एम्प्लॉय के लिए करती हैं और अपने एम्प्लॉय के लिए पैसे भी देती हैं 6-6 लाख रुपए H1B वीज़ा के लिए, ताकि यहाँ से उसको ले जाया जा सके वहाँ पर काम करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा? 88 लाख रुपए कंपनी तभी देगी किसी एम्प्लॉय के लिए जब वो बहुत खास होगा उस कंपनी के लिए। नास्कॉम ने चेतावनी दी है कि भारतीय सेवा IT के लिए उद्योग, सेवा उद्योग जो है, जो सर्विस सेक्टर में आएगा, को बहुत ज़्यादा बाधित करेगा। ऑनशोर प्रोजेक्ट्स की निरंतरता प्रभावित होगी। वैश्विक नौकरी बाजार पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ेगा, ऐसा नास्कॉम ने बोला है, जो IT के क्षेत्र में सबसे प्रमुख एजेंसी है। मानवीय और आर्थिक परिणाम। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला मानवीय परिणाम पैदा कर सकता है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, बस यही बोल के चुप हो गए। इसका उपाय क्या है? इसका समाधान क्या है? समाधान के लिए कुछ भी बात नहीं की गई है। अगले महीने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा होने वाली है। उससे पहले ये सब अमेरिका से झटके पर झटके आए दिन मिल रहे हैं भारत को। इसको जरा देखते हैं और डिटेल में। भारत की विदेशी निर्भरता प्रमुख क्षेत्र लेख में इस आर्टिकल में डिटेल बताया गया है कि किस प्रकार से भारत का जो IT उद्योग है वो अमेरिका H1B वीज़ा पॉलिसी पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भाषण दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भरता चाहिए, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। जब कोई आपदा आती तभी केवल हमें याद आता है कि आत्मनिर्भरता, उससे पहले हम सब लोग सो जाते हैं। अभी हम फिर से चीन के साथ व्यापार शुरू कर रहे हैं, कल को सीमा तनाव होगा तो फिर हम बोलेंगे भाई चीनी सामान मत खरीदो। इस तरह से लॉन्ग टर्म में हमारी कोई पॉलिसी इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए नहीं दिख रही है कि कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे हम अपने उद्योग धंधे को सुरक्षित रख सकें। बाहर का एक फैसला हमारे उद्योग धंधे को हिला करके रख देता है। शिक्षा और छात्र पर असर पड़ेगा मुख्य रूप से। रक्षा और सैन्य। भारत रूसी हथियार, विमान और तेल पर निर्भर है। रूसी निर्यात में भारत प्रमुख खरीदार है, लेकिन घरेलू उत्पादन कमज़ोर है। इसमें यह भी कहा गया है कि रूस से जो हम खरीदारी कर रहे हैं तेल का, उसका कोई हमें खास फ़ायदा नहीं हो रहा है हमारे बाज़ार में लोगों को, लेकिन उसके कारण से अमेरिका के द्वारा जो अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है भारत को। जैसे भारत पर टैरिफ लगने से भारत को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और H1B वीज़ा के कारण सब IT उद्योग को नुकसान होगा। लेकिन तेल जो सस्ते खरीदे जा रहे हैं, तो ये तो सच है कि भाई तेल से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हमें हो रहा है। भले हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा बहुत राहत हमें मिला हो, लेकिन उसके अलावा कोई बड़े स्तर पर आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय बाज़ार में 60 रुपये का पेट्रोल डीजल मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पश्चात से बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। भले ही सस्ते तेल वहाँ से आ रहे हों, अर्थात बीच में कंपनियों ने प्रॉफिट बनाए हैं और नुकसान भारत की जनता को झेलना पड़ रहा है। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन। भारत का 70 से 80% तेल रूस से आयात होता है। रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण निर्यात बाजार चाहिए, जिससे भारत को सस्ता तेल मिला है, लेकिन यह निर्भरता जोखिम से भरी हुई है और इसका कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। अब तो IT उद्योग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
उत्पादन और आयात, भारत घरेलू उपभोक्ता सामान, खाद्य दवाएं, रासायन, फार्मास्यूटिकल सामग्री, दुर्लभ जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं, उर्वरक, पॉलीमर इत्यादि, इन सभी के लिए कहीं न कहीं हम निर्भर हैं आयात पर, चीन पर आयात पर निर्भर हैं। अर्थात जो हमारे बड़े उद्योग हैं वो सभी उद्योग जो हैं कहीं न कहीं निर्भर हैं किसी दूसरे देशों पर, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो दूसरे देश पर निर्भरता ही सबसे बड़ा दुश्मन है। H1B वीज़ा कार्यक्रम क्या है, जरा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका स्थित कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और IT कम से कम स्नातक की डिग्री जैसी विशिष्ट नौकरियों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने और रोजगार देने की अनुमति देता है। भारत के नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 के शेरपा रहे अमिताभ कांत जी ने बोला कि इससे भारत को बहुत बेनिफिट होगा जो अमेरिका ने H1B वीज़ा को बैन लगा दिया है। तो इससे ये सब बयान जो है ना, ये सब बहलाने फुसलाने वाले बयान हैं। ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अमेरिका से जो लोग आएंगे वो भारत में औद्योगिक क्रांति लेकर के आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो अमेरिका से आएंगे वो आते ही देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं क्या, कनाडा जा सकते हैं क्या, ब्रिटेन में जा कर के जॉब कर सकते हैं क्या, कोई आपके देश में रहने नहीं आना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो वो जाते ही नहीं यहाँ से। अगर उनको वैसी अपॉर्चुनिटी भारत में मिलती तो कभी भी नहीं जाते, लेकिन भारत में वैसी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, बल्कि उनके आने से यहाँ पर भी जो रोज़गार है उस पर भी संकट क्रिएट होगा। तो ये सबसे बकवास क्या है भाई, तो तर्क है कि H1B वीज़ा के ऊपर बैन लगने से या उसके प्राइस बढ़ जाने से भारत से ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन ड्रेन जिन्हें करना होता है वो अलग रास्ता तलाश लेंगे, कहीं और का जगह देख लेंगे और चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके वापस आने से भारत में कोई बड़ा औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, रिसर्च सेंटर स्थापित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारत का जो इकोसिस्टम हो वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, इसी के अनुसार से काम चलने वाला है। इसे 1990 में अमेरिका नियोक्ताओं को उस समय कौशल की कमी को दूर करने मदद मिलने के लिए शुरू किया गया था, जब योग्य अमेरिकी श्रमिक उपलब्ध नहीं होते थे। तो इसलिए बाहर से, खासतौर से एशिया से योग्य श्रमिक भारत से, चीन से, वियतनाम से, थाईलैंड से, ऐसे जगहों से लोगों को अमेरिका बुलाने के लिए, नौकरी करने के लिए H1B वीज़ा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। लेकिन वहाँ पर अब जो डेटा सामने आए हैं और जो हाइपर नेशनलिज्म है वो इस चीज़ को प्रेरित कर रहा है कि बाहर के लोगों को अब बाहर ही रखा जाए और अमेरिका के लोगों को रोज़गार दिया जाए। देखिए क्या है अगला, गैर अप्रवासी वीज़ा पर्यटन, व्यापार कार्य, अध्ययन या चिकित्सा उपचार जैसे उद्देश्यों के लिए अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की अनुमति देता है। उसके पश्चात से लोग वहां पर रह करके धीरे धीरे अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते हैं। वीज़ा अवधि कितना होता है? H1B वीज़ा अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। इसके पश्चात से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। इस अवधि के बाद वीज़ा धारक को या तो कम से कम 12 महीने के लिए अमेरिका छोड़ना होगा या फिर H1B वीज़ा के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। अस्थायी निवास, ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा, और अगर आपको अस्थायी निवास मिल जाता है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। वार्षिक सीमा और छूट, वर्तमान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 65,000 नए H1B वीज़ा की नियमित वार्षिक सीमा है। अब ये कम हो जाएगा। 88 लाख रुपए कैसे कोई पे करेगा वीज़ा के लिए? बहुत कम लोग होंगे जो पे करेंगे, बहुत कम कंपनियां होंगी जो अपने एम्प्लॉय के लिए 88 लाख रुपए पे करेगी। तो इसलिए अब इसमें कमी देखी जा सकती है। अमिताभ कांत जी और पीयूष गोयल जैसे जो लोग हैं वो जब इसके बेनिफिट बताते रहते हैं तो कोई उनसे पूछ ले कि अगर आप वाकई चाह रहे हैं कि अमेरिका से वापस आकर के भारत में लोग जो हैं वो यहाँ पर अच्छा काम करें, तो सबसे पहले अपने बाल बच्चों को बुलाइए, क्योंकि सबके नेता के जितने भी दिख रहे हैं आपको, इन सब के नेताओं के बाल बच्चे बाहर ऑक्सफोर्ड और इन सब जगहों पर, कैम्ब्रिज और इन सब जगहों पर पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से मैं ये कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भले दूसरे देश का मैंने नाम लिया हो, उदाहरण तौर पर मैं कह रहा था, तो उनके बाल बच्चे अमेरिका में ही पढ़ रहे होते। तो सबसे पहले आप उनको बुलाइए और उनको बोलिए कि भारत में विकास में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो वहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं उससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो नौकरी करेंगे तो उससे कोई भारत को फ़ायदा नहीं होगा।
हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्हीं के बाल बच्चे अमेरिका में रहते हैं। तो भारत में आप रहोगे नहीं, लेकिन दूसरे के जरूर आप दोगे डायलॉग कि भाई वापस आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले अपने घर के लोगों को क्यों नहीं वापस बुला लेते हैं। निरंतर रोजगार चाहने वाले H1B वीज़ा धारकों को उच्च शिक्षा संस्थान, संबद्ध गैर लाभकारी संस्थान या सरकारी अनुसंधान संगठनों में रोजगार चाहने वालों की याचिकाएं कैब छूट के लिए पात्र होता है। इसके जो प्रावधान है उसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कितने दिनों के लिए वैलिड रहता है, उसके पश्चात से कैसे काम होता है, किन के लिए बढ़ाया गया है। तो जो नए वीज़ा इशू किए जाएंगे उनके लिए 88 लाख रुपए फी किया गया है, उन्हीं के लिए 88 लाख फी किया गया है। भारतीयों का प्रभुत्व, भारत में जन्मे लोग सबसे बड़े लाभार्थी हैं। भारत में जिन लोगों का जन्म हुआ है, मतलब H1B वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी भारत के लोग ही हैं। इसीलिए H1B वीज़ा पर फैसला को भारत के खिलाफ ही माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं के लोग थे जो H1B वीज़ा लेकर के अमेरिका जाते थे, वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। ओके, भारत में जन्मे लोग सबसे अधिक लाभार्थी हैं। 2015 से प्रतिवर्ष स्वीकृत सभी H1B वीज़ा याचिकाओं में 70% से अधिक जो है यह भारतीय लोगों को मिलता है। 70% से अधिक भारतीय लोगों को मिलता है। भारत के IIT और अन्य जो उच्च संस्थान हैं यहाँ से पढ़े बच्चों को मिलता था ताकि वो वहाँ पर जा कर के जॉब कर सकें। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं। 2018 से लगातार 12 से 13% जो H1B वीज़ा याचिका है ये चीन के लोगों को 12 से 13%, 70% भारत के लोगों को, बाकी में फिलीपींस, वियतनाम, इन सब जगह के लोगों को भी मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। लीजेंडरी एक्टर कौन है, तो भाई मोहनलाल जी जानते होंगे। मलयालम सिनेमा और हिंदी सिनेमा में भी काम किया है। शानदार मूवियाँ होती। दृश्यम मलयालम जो ओरिजिनल है वो इन्हीं का है। दृश्यम तो एक छोटी सी मूवी है, बहुत लंबा इनका कैरियर है। 1978 में इन्होंने पहली बार मूवी किया था, 1978, और आज तक करते हैं और शानदार मूवियाँ होती हैं। मुझे तो बहुत पसंद आती इनकी मूवीज़। तो मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी इनको कहा है कि आप लीडिंग लाइट हैं हमारे भारतीय सिनेमा के, भारतीय थिएटर के और सिनेमा के, तो इनको सम्मानित किया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। ये भी याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023, दादा साहेब फाल्के 2023 वाला पुरस्कार मोहनलाल जी को प्रदान किया जा रहा है। इसके बारे में ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे, इनका कैरियर देखेंगे, कौन कौन सा अवार्ड इनको मिला हुआ है वो देखेंगे। उसके पश्चात से भारत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इसको भी देखेंगे हम लोग। इनका कैरियर देखिए क्या है। खासतौर से मलयालम उद्योग में इन्होंने काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन हिंदी फिल्म में भी काम किया है। जैसे कंपनी मूवी आपने देखा है क्या, अजय देवगन की मूवी है कंपनी, उसमें इन्होंने पुलिस की भूमिका अदा की है। शानदार है, अद्भुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में इनकी एक मूवी देखी थी मैंने, सस्पेंस थ्रिलर था कुछ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1978 मलयालम फिल्म थिरुनोत्तम, ये याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है, से डेब्यू किया, जो प्रियदर्शन के साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। हालांकि यह फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसने उनके कैरियर की शुरुआत की थी। फिल्मों की संख्या 400 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है। अभिनय, निर्देशन और निर्माण, मतलब सभी प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। इन्होंने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है इन्होंने। ओके, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मोहनलाल को 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक्टिंग के लिए 5 बार इनको नेशनल अवार्ड मिला है। 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक स्पेशल जूरी मेंशन, एक स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर एक्टिंग, एक सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म निर्माता के रूप में भी इनको अवार्ड मिल चुका है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह। अन्य सम्मान, 2001 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2001 में। 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, द केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स। और 2023 ईस्वी का इनको 2025 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसको जरूर ही याद रखिएगा। इन्होंने हिंदी, तमिल, मलयालम सभी प्रकार की भाषाओं में इन्होंने काम किया है। थिएटर आर्ट में भी सक्रिय रहे हैं और फिल्म में भी सक्रिय रहे हैं। निर्देशन भी इन्होंने किया है, डायरेक्शन का भी काम किया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में जरा अब समझते हैं हम लोग। भारत सरकार ने 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी, और यह बड़े एक्टर्स को दिया जाता है उनके तमाम कैरियर के लिए। कई बार पुरस्कृत किया जाता है, जैसे मिथुन जो हैं उनको इससे पिछली बार उन्हें सम्मानित किया गया था। रजनीकांत को भी किया जा चुका है। यह
पुरस्कार भारतीय सिनेमा का विकास और वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इतने लंबे कैरियर में जो इन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए योगदान दिया है उसके लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। यह फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल किसी न किसी को अवार्ड दिया ही जाए। जैसे 2023 का अवार्ड जो है वो 2025 में प्रदान किया गया है, तो कई बार जब प्रतिभागी नहीं मिलते हैं तो नहीं दिया जाता है यह अवार्ड। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता 1969 ईस्वी में देविका रानी थी। इनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देविका रानी थी, इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मोहनलाल जी के बारे में याद रखिएगा। इनका फिल्म का पहला फिल्म भी आपको बता दिया है, कब से शुरू हुआ है ये भी बता दिया है। 1978 से इनका कैरियर शुरू हुआ है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। वैसे काम इन्होंने हिंदी फिल्म में भी किया है और भी कई सारे जगह पर इन्होंने काम किया है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, बड़ा ही सुंदर सा ये बिहार के पत्रकार हैं संतोष सिंह। इंडियन एक्सप्रेस के लिए बिहार के सारे स्टोरी यही करते हैं। इन्होंने इसको किया है कि बिहार सरकार जो है बहुत ही अलग तकनीक का उपयोग कर रही है बिहार के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। नाइट टाइम लाइट टू मेजर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात बिहार में रात्रि में किन जगहों पर लाइट जो है वो अधिक है, ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इस आधार पर बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ बिहार सरकार डिसाइड कर रही है। बड़ा ही यूनिक सा मेथड है यह, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो ज़रा इस न्यूज़ को हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार जो है वो नाइट टाइम लाइट NTL, क्या बोला जाता है इसको, NTL तकनीक का उपयोग कर रही है। किसके लिए, तो बिहार के आर्थिक प्रगति को मेजर करने के लिए। कितना शानदार तरीका हुआ यह, है ना। देखते हैं कि ये क्या होता है। यह तकनीक उपग्रह चित्रों का आधार पर आर्थिक गतिविधियों का आकलन करती है। अध्ययन के अनुसार पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय बिहार के शीर्ष 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय बिहार के शीर्ष 5 जिले हैं जहां आर्थिक वृद्धि सबसे तेज है। कौन कौन से में, पटना हो गया, पटना के बगल में वैशाली हो गया, फिर मुजफ्फरपुर हो गया, देन गया और बेगूसराय हो गया। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी गति से हो रहा है NTL डेटा के आधार पर, नाइट टाइम लाइट डेटा के आधार पर। ओके, इसके अलावा अरवल, जहानाबाद, जमुई, बांका और मधुबनी उभरते हुए जिलों में शामिल हैं। यह 51% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। 51% तक का ग्रोथ यहाँ पर देखा जा रहा है। शीर्ष 5 जिले, पटना, रोजगार प्रारंभ अर्थात एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप में 7.23 लाख की वृद्धि। स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, खुदरा व्यापार में सकारात्मक प्रगति यहाँ पर देखी जा रही है। वैशाली औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधि तेज हुई है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर के साथ औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। मुजफ्फरपुर आपको पता ही है, लेकिन इन सब शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब हैं। आप बिहार के इन सब शहरों में जाएँ, इंक्लूडिंग हमारे राजधानी भी, बरसात के मौसम में अपने पटना राजधानी का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में पानी की दिक्कत नहीं आती हो, पानी नहीं घुसते हो, सड़क पर पानी का जल भराव नहीं देखा जाता हो। लेकिन फिर भी अभी उन चीज़ों को छोड़ करके हम ये समझते हैं कि NTL का उपयोग कैसे बिहार सरकार कर रही है और उसके आधार पर क्या क्रक्स निकल रहा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गया आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। बेगूसराय तेजी से उभरता जिला है, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। उभरते जिलों में अरवल, जहानाबाद, जमुई, बांका और मधुबनी में 51% तक की वृद्धि हुई है, जो NTL मानचित्र से हमें पता चलता है। यह डेटा एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI द्वारा तैयार किया गया है, जो 2017 से 2023 के उपग्रह चित्रों पर आधारित है। 2017 से 2023 तक रात्रि में बिहार के उपग्रह चित्र का उपयोग करके ये देखा गया कि कहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये अंदाज़ा लगा है कि ये जो ज़िले हैं ये काफ़ी तेज़ी गति से ग्रोथ कर रहे हैं। रात्रिकालीन जो लाइट की तकनीक क्या है, कैसे काम करता है, तो NTL उपग्रह चित्रों से रात्र के समय प्रकाश की तीव्रता को मापता है, जो आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है। उदाहरण के लिए बिजली की खपत और औद्योगिक विकास के साथ प्रकाश बढ़ता है, और अगर बिजली की खपत औद्योगिक विकास नहीं होगा तो वहाँ पर लाइट जो है वो कम होता जाएगा, कम होगा या होगा ही नहीं, या तो ग्रोथ दिखेगा ही नहीं। अर्थात कोई ग्रामीण इलाका है
वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर रात्रि में भी हो रही है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी ही चाहिए। इससे हम ये मेजर कर पाते हैं कि इन इलाकों में जहाँ तक कल औद्योगिक विकास नहीं था, रात्रि में लाइट नहीं दिख रहे थे, अभी दिख रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। तो इस प्रकार से मेजर किया जाता है। अध्ययन का आधार ADRI कौन है भाई? तो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया है कि बिहार में आर्थिक वृद्धि का पैटर्न NTL डेटा से मैच खाता है। अर्थात ADR ने ये रिसर्च किया कि भाई जो हमारे पास आर्थिक विकास का डेटा बिहार सरकार दे रही है और जो हमारे पास NTL का डेटा आ रहा है, जो हम रात्रि उपग्रह से डेटा ले रहे हैं, इन दोनों को अगर हम मैच करते हैं तो क्या यह सही है या नहीं सही है। तो हमने देखा कि NTL का डेटा जो सामने आ रहा है और बिहार सरकार जो इकोनॉमिक सर्वे या जो डेटा देती है आर्थिक प्रगति का, वो दोनों मैच कर रहा है। अर्थात सकारात्मक संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत हैं ग्रोथ के। 2017 से 2023 के बीच नाइट टाइम लाइट डेटा में वृद्धि हुई है, खासकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे जिलों में प्रकाश की तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विकास को दर्शाता है लोगों के पास भी और औद्योगिक स्तर पर भी। बिहार सरकार की पहल क्या है? आर्थिक संकेतक। बिहार सरकार ने NTL को आर्थिक विकास का एक आधुनिक संकेतक माना है। यह विधि पारंपरिक डेटा संग्रह से अलग है और सटीकता भी प्रदान करती है और कई सालों का हम अध्ययन कर सकते हैं। कंपेयर करके हम ये देख सकते हैं कि 2017 में क्या था भाई NTL की स्थिति और 2025 में क्या है NTL की स्थिति, जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितना ग्रोथ हो रहा है। सरकार का दावा है कि इस तकनीक से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक असमानताओं को समझने में मदद मिल रही है। उदाहरण के लिए बेगूसराय में औद्योगिक विकास और वैशाली में वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ी हैं। बिहार में माओवादी हिंसा जैसे अरवल में बुनियादी ढांचे की कमी ने विकास को प्रभावित किया है, लेकिन NTL डेटा इन क्षेत्रों में प्रगति को भी दिखा रहा है कि धीरे धीरे करके ये क्षेत्र भी प्रगति कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण और लाइन है, उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे कि बिजली और बुनियादी ढांचा। बिहार में बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ है। NTL डेटा से हमें यह भी पता चलता है। 2023 तक 50 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बिजली पहुंची, जो 2017 में मात्र 48.5 स्क्वायर किलोमीटर थी। अर्थात इसमें प्रगति देखी गई है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर अब चलते हैं हम लोग। NTL के बारे में आपको पता चल गया। बैड थिंग्स विल हैपन इफ़ काबुल डजंट गिव अप। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो बगराम एयरबेस है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, आपको याद है 2021 में क्रिस करके सैनिक थे, लास्ट अमेरिकी सैनिक, जिनके बारे में BPSC प्रीलिम में पूछा गया था कि लास्ट अमेरिकी सैनिक जिसने तालिबान रूल शुरू होने से पहले अफ़गानिस्तान के ज़मीन को छोड़ा था। तो उस दौरान बगराम एयरबेस से ही वो फ्लाइट उड़ रहे थे अमेरिका के, जिसमें लास्ट अमेरिकी सैनिक जो हैं वो चढ़ रहे थे। तो अब अमेरिका को फिर से वो एयरबेस चाहिए। अमेरिका ने बोला है कि अगर वो एयरबेस हमें नहीं मिलेगा तो बैड थिंग्स विल हैपन, ख़राब चीज़ों की संभावनाएं बन रही हैं। फिर से अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिक आ सकते हैं, युद्ध शुरू हो सकता है। तो ये उन्होंने धमकी दिया है। तो अब उसका धमकी का हम क्या कर सकते हैं? तालिबान ने बोला है कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान आपका ग़ुलाम है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, हम नहीं हैं और हम नहीं देंगे आपको एयरबेस। हम अगले 20 साल तक आपसे लड़ने को तैयार हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है और भयावह हो सकती है आने वाले समय में। देखिए कहाँ है बडगाम? तो ये रहा बडगाम एयरबेस रहा, ये है, यहाँ काबुल है, यहाँ बगराम है, ये इस्लामाबाद है, ये श्रीनगर है। देखिए किस प्रकार से है, इसको याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले आपसे। उत्तर दक्षिण लगाने को भी दे सकता है। तो ये नॉर्थ होगा पहले स्थान पर, देन श्रीनगर आएगा दूसरे स्थान पर, देन इस्लामाबाद आएगा तीसरे स्थान पर। तो ये भी याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ में भी याद रखिएगा और इनको पूरा पश्चिम में तो याद रहेगा ही, क्योंकि भारत सबसे पश्चिम में आएगा, देन पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान आएगा। ओके, बगराम एयरफील्ड ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा है, जो रणनीतिक रूप से परवान प्रांत में है। काबुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में यह स्थित है और अमेरिका का ही था यह एयरबेस। तालिबान के शासन शुरू होने से पहले अमेरिका का ही पूरा एयरबेस था और तालिबान का जब रूल शुरू हुआ तो अमेरिकी सैनिक जब वहाँ से वापस गए हैं तब तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया।
परवान अफगानिस्तान का अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परवान प्रांत में स्थित 2.6 किलोमीटर लंबी सालंग सुरंग काबुल को मजार शरीफ अफगानिस्तान का एक बड़ा शहर है उत्तर का अन्य शहरों से जोड़ती है, जबकि राजमार्ग दक्षिण में गजनी और कांधार, पश्चिम में बामियान से संपर्क प्रदान करते हैं। मतलब यह बीच चौराहे पर स्थित है। अगर यहाँ पर कब्जा अर्थात अफगानिस्तान की नसों पर कब्जा कर लिया आपने, अमेरिका को फिर से एयरबेस चाहिए। आगे देखते हैं कि क्या सब होता है। 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा निर्मित यह वायुसेना अड्डा शीत युद्ध और सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 2001 के बाद आतंकवाद के विरुद्ध जो अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था, तो अमेरिकी सेनाओं का संचालन केंद्र यही एयरबेस था। यहीं से अमेरिका की सेना जो है संचालन कर रही थी। इसको जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका लोकेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज किया है फ़िलिस्तीन स्टेट को। इन्होंने ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर रिकॉग्निशन दे दिया है फ़िलिस्तीन स्टेट को। तो ये याद रखिएगा, इन देशों के नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन 3 देशों ने दिया है। तो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अब रिकॉग्नाइज कर लिया है। इससे पहले कुछ देशों ने किया था। धीरे धीरे करके इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, जब ये जो देश हैं ये खुल करके फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हालांकि इजराइल को हथियार देने वाले भी यही देश हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, है ना। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। इजराइल के 140 अन्य देशों के साथ उनके गठबंधन को मजबूत करता है। यह कदम पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित है। 2 राष्ट्र समाधान प्रदान करते हैं। 2 राष्ट्र जो समाधान है जिसको भारत भी समर्थन करता है। भारत भी 2 राष्ट्र सिद्धांत को मानता है, अर्थात भारत ही मानता है कि जो फ़िलिस्तीन है ये एक स्वतंत्र देश है और इजराइल एक स्वतंत्र देश है और वहाँ पर दोनों देश होने चाहिए। यह भारत भी मानता है, भारत भी इस चीज़ को मानता है। तो इसको याद रखिएगा। इन देशों के नाम या देशों के नाम आपसे पूछ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, नेतन्याहू क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो उन्होंने बोला है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम माना जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आई हैं सामने, इसको याद रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करता हूं मैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ पढ़ा होगा आपने। देखिए, डिस्कशन जब होगा तो डिटेल में ही होगा और इसी प्रकार से होगा। इसी प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा, सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो हैं आपसे पीटी और मेंस दोनों में ही, पीटी में पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट वाले या ऑप्शन डी डाल करके पूछा जाएगा, या मेंस में आपसे रिटन में पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और हर टॉपिक पर आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी आपको, तब जाके कंप्लीट होता है तैयारी। बोलते बोलते मैं तो थक गया। पीटी से पहले आप किताब उठा करके पूछते हैं कि एरुटेरिया से करंट हो जाएगा क्या, तो उस समय मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता। मैं भाई यही बोलता, हाँ हो जाएगा, पढ़ लो। क्या बोलेगा आपको आदमी एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, कैसे कर लोगे आप करंट, है ना। तो आप बोलते पढ़ाया हुआ नहीं आया। पिछले साल के सितंबर से जाकर के देखिएगा वीडियो को, जितने डेटा पर आधारित सवाल है ना, सभी मैंने सर्वे करवाए हुए हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में। उस समय बहुत कम बच्चे देखते हैं, फिर बाद में बोलते पता नहीं करंट कहाँ से पूछ लिया। तो न्यूज़पेपर से ही आते हैं। आपको 1 साल का मेहनत करना पड़ता है, तब जाके प्रीलिम या एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के लायक आप बन पाते हैं। ठीक है, तो कृपया करके मेहनत कीजिएगा और डेडिकेटेड होकर के कीजिएगा, मोटिवेटेड होकर करना है। 10 अक्टूबर तक रिजल्ट की संभावनाएं हैं प्रीलिम एग्ज़ाम का। बीपीएससी जल्दी रिजल्ट दे देगा, जहां तक मुझे लग रहा है तैयारी उसकी। 10 अक्टूबर तक मुझे लग रहा है कि रिजल्ट दे देगा प्रीलिम का, है ना। तो कृपया करके सही से तैयारी करें, एक भी दिन बर्बाद मत करें। थैंक यू सो मच आप सभी का।